चलो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दो टाइप के देखे थे, एक एब्सोल्यूट और दूसरा कौन सा था, रिलेटिव, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तब कहलाता है जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाल रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अदरवाइज कोई और अनदर मीडियम तो हम कहते हैं उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सम अदर मीडियम अदर देन एयर तो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव वाला। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, किसी भी मीडियम का अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, 2 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो मीडियम 1 में जो एयर की लाइट की वेलोसिटी उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और मीडियम 2 में जो लाइट की वेलोसिटी हमको उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, राइट, v1 बाय v2। या फिर हम n2 बाय n1 करके निकाल सकते हैं। अगर मुझे दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर पता है तो मैं ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ निकालना है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्या निकालना है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Ng बाय NW करके भी ये चीज निकाल सकते हैं, या फिर VW बाय VG करके भी ये चीज निकाल सकते हैं। मान लो मुझे वेलोसिटी नहीं पता है दोनों के अलग अलग, तो मैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर लेके भी ये क्वेश्चन बना सकता हूं। एम आई क्लियर? क्या होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर 1.5, याद है, 3/2 1.5 आया था। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या था, 3/2.25, दैट इज 1.133। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, और वही आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। वाटर में क्या होती है लाइट की स्पीड, 2.25 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8 है, सॉरी ना मैं 3 लिख रहा हूँ, 8 है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करोगे और ये सॉल्व करोगे तो बोथ आर सेम थिंग। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां तक हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लॉज चालू कर दिए थे क्या, वी स्टार्टेड द लॉज, नहीं, चलो हेडिंग डाला नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो एक लॉ सिमिलर है जो अपन ने रिफ्लेक्शन के समय भी पढ़ा है, दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। यहां रिफ्रैक्टेड बोलूंगा ना, वहां रिफ्लेक्टेड बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, राइट। तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों लाइंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक ही प्लेन में होती है। एम आई क्लियर? जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ये रिफ्लेक्शन था, ये आपका मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल बनाया हमने, और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। These all lie at the same plane at point of incidence. Point of incidence में तीनों उसी प्लेन में है। In the same way, अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, light is coming from rarer medium to going to denser medium, it will bend towards the normal, ज्यादा बेंड हो गया ऐसा, it will bend towards the normal. Now the incident ray, normal and the refracted ray at the point of incidence all lie in the same plane. तो ये वाला पॉइंट, ये वाला लॉ सेम है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, पहला लॉ लिख रहे हैं अपन, है ना, इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence, at the point of incidence all lie
in the same plane. All lie in the same plane. Clear है ये law? Everyone? चलो सेकंड लॉ लिखना, सेकंड इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे आई और आर बराबर नहीं होता है ना। वहां पे अपन क्या लिखते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। हमको दिख रहा है ना कि बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग होने के कारण आर आई से छोटा भी हो सकता है, आर आई से बड़ा भी हो सकता है। कब बड़ा होगा आर आई से? अवे जाएगा, एग्जैक्टली जब वो डेंसर से, कौन बोल रहा था डेंसर से, हाँ, जब वो डेंसर से रेयरर जाएगा तब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा ना तब आई की वैल्यू आर से छोटी होगी। अभी जैसे टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो देखो यहाँ पे आई आपको बड़ा दिख रहा है, आर छोटा दिखेगा, राइट। पर अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता तो आर बड़ा हो जाता, राइट। एवरी टाइम वी मेजर द एंगल फ्रॉम नॉर्मल, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आई आर से बड़ा भी हो सकता है और आई आर से छोटा भी हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता इन केस ऑफ योर रिफ्रैक्शन। एम आई क्लियर? मतलब वो लॉ यहाँ पे ट्रू नहीं है, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसके लिए सेकेंड लॉ लिखेंगे, लिखना सेकेंड लॉ, when light propagate from one medium to another, when light propagate from one medium to another, from one medium to another, the product of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए ना, क्योंकि इस लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेंशन है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, the product of refractive index of the medium and sine of the angle, SINE ना, साइन बता दो ये साइन क्या है, साइन ऑफ द एंगल which the ray makes with the normal, which the ray makes with the normal is a constant, ठीक है, ये कांच वाला खोल के जाली वाला लगा देते, पूरा नहीं खोलना बस। लिख लिए सब? ठीक है, समझना क्या है ये लॉ। When light propagate from one medium to another, देखो रिफ्रैक्शन तो तभी होता है ना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है। पहला लाइन क्लियर है सबको? When the light propagate from one medium to another, ये रहा मीडियम नंबर 1, this is medium number 2, and light is propagating from medium 1 to medium 2। और बेंडिंग कैसे होगी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, टुवर्ड्स वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने क्या लिखा है, when a light travels from one medium to another medium, the product of refractive index of the medium and the sine of the angle which the ray makes with the normal, दो चीजें लिखी हुई है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं n1 मान लेता हूं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ये जो मैंने सिर्फ 1 और 2 लिखा, इसका मतलब मैं एयर के रेस्पेक्ट में नाप रहा हूं। मान लीजिए ग्लास से वाटर में जा रहा होगा या वाटर से ग्लास में जा रहा होगा, तो दिस इज NWA एंड दिस इज NGA, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG, है ना। मैंने उस दिन एयर का बताया था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि आप एयर को एयर से ही कंपेयर करोगे तो दोनों की स्पीड ऊपर नीचे सेम होगी, कैंसिल होकर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, 1, 0 नहीं है ना, किसी ने 0 बोला था ना उस दिन। क्लियर है ये क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, और यहां लाइट क्या एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, आई, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही दूसरे मीडियम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2।
और वहां एंगल क्या बना रही है लाइट, नॉर्मल के साथ आर, क्या बना रही है, आर। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, अभी आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में, मे बी शायद इन कमिंग मंथ, कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उसमें आपका साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल एक होता है आपका कोसेक, देन एक कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और एक होता है टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो ऐसे आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, उसमें से एक साइन होता है, ठीक है। मतलब आप इसका किसी भी एंगल के लिए एक वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 0 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। बाकी एकदम डिटेल में आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस इतना मान के चलना कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जिसमें अपन अलग अलग एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1। ओके, पहला वाला पॉइंट लिख लिया मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किसके साथ प्रोडक्ट करना है, एंड साइन ऑफ द एंगल विच द रे मेक्स विद द नॉर्मल, क्या एंगल बना रही है, आई, साइन ऑफ द एंगल आई। SIN उसका फुल नेम है, और शॉर्ट फॉर्म में अपन उसको SIN लिखते हैं बस, साइन। क्लियर है, ठीक है। ये और ऐसी दूसरे का भी लिख सकता हूं ना मैं, इस मीडियम के लिए क्या लिखूंगा मैं, N2 साइन आर। दो ही चीज देखनी है, एक उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सेकेंड उस मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, उस मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है। तो यहां पे आई बना रही थी, तो N1 इंटू साइन आई, N2 इंटू साइन आर, इनका प्रोडक्ट ले लिया, और ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब बराबर रहता है। यही आपका सेकेंड लॉ है। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, फिर से रीड करते हैं, ठीक है। व्हेन द लाइट प्रोपगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of the medium and the sine of the angle which the ray is making with the normal is a constant। समझ में आ रहा है, वही लिखा हुआ है पूरा। when a light travels from one medium to another, refractive index of medium and the sine of the angle which the ray is making with the normal is constant। constant मतलब दोनों सेम होगी वैल्यू, ठीक है। am I clear? अब ये वैल्यू होगी क्या, तो आप दोनों साइन को ना एक साथ लेके आना, आई बाई साइन आर, ले आए एक साइड, साइन आई बाई साइन आर, और यहां क्या हो गया, N2 बाय N1। व्हाट इज N2 बाय N1, N21। N2 बाय N1 को क्या लिखा था हमने अभी, N21, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21। तो कई जगह ना आपको मैथमेटिक, आपको कुछ स्टेटमेंट अलग दिखेगा, हमने जो स्टेटमेंट लिखा ना ये वाला, कुछ बुक्स में आपको स्टेटमेंट क्या दिखेगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वहां लिखा होगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल आई एंड आर is a constant and that constant is called refractive index। वही चीज, ratio of sine of the angle I and sine of the angle R is a constant and that constant is called refractive index। एक ही मतलब है ना, या तो आप ये लिखो, आगे जाके इसको ऐसा लिखोगे, और इसी को तो मैनिपुलेट करके अपन ये लिखे ना, तो ये सेकेंड लॉ को हम वैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। अब समझ रहे हो मैंने क्या बोला अभी, एक तो है तो आप इसको ये याद करना चाहते हो तो ये याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। और जो भी मैंने सेकंड बोला ना, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21। समझ में आया। इस सेकेंड लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, इसका एक नाम है स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो कहां तक लिखियो, यहां तक हो गया, कांस्टेंट था सबका, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखना ये वाला स्टेटमेंट, N1 sin I is equals to N2 sin R, लिख लो, N1 sin I is equals to N2 sin R। ठीक है, फिर sin I by sin R कर लो, is equals to N2 by N1 which is N21। ये छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेना, ठीक है, ये जो बनाया ना मैंने ये, ताकि आपको पता चले साइन आई क्या है, आर क्या है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम बना लेना साइड में, क्योंकि आपने इस डायग्राम को देख के तो ये N1 sin I N2 sin R लिखा है, वरना ये N1 क्या होता है, ठीक है।
यहां तक हो जाएगा तो बताना मुझे, और ये डायग्राम बना लेना। ये N21 अगर लिख रहे हो ना तो थोड़ा 2 और 1 को नीचे करके लिखना, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है वो, समझ रहे हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N होता है और 2 1 थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, इन सबस्क्रिप्ट। डन। जिनका हो गया वो नीचे एक लाइन लिखना, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो इसका भी एक केस लिखते हैं, एक लिखना केस, या नोट करके लिख लो, नोट, नोट, नोट करके लिखना। व्हेन द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, नोट में लिख रहे हैं, व्हेन द इंसिडेंट रे is normal to the interface, नॉर्मल का मतलब, हाँ, नहीं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का नाम नॉर्मल अपन ने इसी जगह ना, वो परपेंडिकुलर लाइन है, राइट। एंड इंटरफेस का मतलब क्या है, व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस वो बाउंड्री है, जहां पे मीडियम 1 और मीडियम 2 का बाउंड्री है ना, उसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं। जैसे ये पूरा वाटर है और यहां से ग्लास चालू हो रहा है, तो ये पॉइंट इंटरफेस है, जहां पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, वरना तो लाइट स्ट्रेट ही जा रही थी ना। जब तक वो इंटरफेस नहीं आएगा ना, बाउंड्री, इंटरफेस का एक और नाम होता है बाउंड्री, ठीक है, तब लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तो अगर आपका केस कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये इंटरफेस है और लाइट इंसिडेंट रे ही ऐसे आ रही है, ऐसा केस हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था ना, आपको याद है? रिफ्लेक्शन में हम क्या करवा रहे थे, ये रहा आपका मिरर, चलो यहां तो समझ में आ रहा है हमको कि ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, आई आर बराबर होता है। पर अगर इंसिडेंट रे ही परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, यही नॉर्मल होगी और यही रिफ्लेक्टेड रे होती थी ना, मतलब नो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है बट कोई अलग लाइन से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे को शो नहीं करते हैं, द सेम लाइन इज रिफ्लेक्टेड एज रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाता है, 0। तो वैसे ही कुछ यहां भी होगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या होगा जब ऐसा हो रहा है, तो आपका एंगल आई क्या हो गया, 0, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो सीधा चला जाएगा विदाउट बेंडिंग, यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली जाके स्ट्राइक करती है मीडियम पे। मतलब जितनी भी रेज ऐसे आ रही है ना इंक्लाइंड, वो बेंड होके जाएंगी, पर जो रेज स्ट्रेट आ रही है वो सीधा ही जाएगी। क्लियर है? तो क्या लिखे, व्हेन द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, therefore एंगल आई इज इक्वल टू 0 लिख लो, therefore एंगल आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल और आई के बीच का एंगल 0 है, राइट। नॉर्मल और आई के बीच का एंगल क्या है, 0, क्योंकि वही नॉर्मल है और वही इंसिडेंट रे है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर अपन एंगल आर निकाले तो हमारा लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, हाँ या ना, फर्स्ट मीडियम और उसके साथ एंगल क्या बना रही है, लाइट आई, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल क्या बना रही है, लाइट आर। तो क्योंकि आई तो 0 है तो n1 साइन 0 लिख देंगे इज इक्वल टू n2 साइन आर, ऐसा कुछ होगा। अब साइन 0 ना 0 होता है, अभी आप लोग पढ़ोगे, आप लोग एटलीस्ट 5-6 एंगल का वैल्यू याद भी रखोगे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, ये सब वैल्यूज आप याद रखोगे, ठीक है। तो साइन 0 आपका क्या होता है, 0, तो 0 इंटू n1 विल बी 0, ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज
साइन 0 डिग्री आपका 0 होता है, राइट। ये हो गया आपका N2 साइन R। यहां तक ठीक है? यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो साइन R इज इक्वल टू 0, और साइन 0 कब होता है? 0 पे, यानी कि R भी 0 है। एम आई क्लियर? समझ में क्यों क्या किया मैंने यहाँ पे? साइन कौन से एंगल के लिए 0 होता है? 0 डिग्री के लिए, तो R भी 0 डिग्री हो गया। क्लियर है? यानी कि नो रिफ्रैक्शन, द लाइट विल पास अनडेविएटेड। क्या जाएगी? लाइट अनडेविएटेड पास हो जाएगी। अभी तक डेविएशन हो रहा था ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब वो बिना डेविएशन के स्ट्रेट चली जाएगी। तब जब एंगल आई 0 होगा, यानी कि जब इंसिडेंट रे ही इंटरफेस से नॉर्मली जाके स्ट्राइक कर रही है। क्लियर है? कर लो इसको। इतने सारे लोग ऑनलाइन क्यों हैं आज? अनुधीश, अभिनव, शौर्य, अभिमन्यु, रिहांशु, प्रखर, अनुप। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना ना, इससे समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है। पर आपको समझ नहीं आया कि नॉर्मल टू द इंटरफेस का मतलब क्या है। समझ गए ना आप लोग ये डायग्राम? अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली फॉल हुई अगर सरफेस में, तो वो ऐसे ही चले जाएगी नीचे विदाउट एनी डेविएशन। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? पक्का? हो गया? आगे बढ़ाऊं? ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी कभार ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, मान लो वो कांच का ही ग्लास है ना, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा ना, राइट। और आपने उसमें एक पेंसिल डिप कर दी है ना, तो वो पेंसिल आपको बाहर से बेंड दिखती है, टूटी हुई दिखे, ऐसा लगा कि टूट गई है वो पेंसिल, मुड़ गई है, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है वहां पे, देखो यहाँ पे फिर से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक टम्बलर है आपका, और ये रही पेंसिल। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो उसको, आंख बना रहा हूँ ना, ठीक है, समझ जाना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी ना, हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, और ये वाटर है। ठीक है, तो ये एक लाइट यहां से गई, इसी पॉइंट की लाइट ले जा रहा हूँ। ठीक है, यहां से एक लाइट ऐसे गई, ये इंटरफेस आ गया ना, अभी तक पानी में थी तो स्ट्रेट जा रही थी, है ना, अभी तक पानी में थी तो स्ट्रेट जा रही थी लाइट, अब यहाँ पे इंटरफेस आ गया, दिस इज योर नॉर्मल। कैसा होगा बेंडिंग? अभी क्या हो रहा है, कहां से कहां जा रही है लाइट? डेंसर टू वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयरर। देखो ये डेंसर और रेयर रिलेटिव है ना, अभी वाटर डेंसर है इसके सामने, ग्लास के सामने वाटर रेयरर हो जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलेटिव है, डिपेंड करेगा कि मीडियम दोनों कौन से हैं, उसके हिसाब से आप डिवाइड करोगे कि हाँ ये रेयरर है, ये डेंसर है। क्लियर है? ओके, तो डेंसर से रेयरर तो कैसा होगा बेंडिंग? अभी समझना, मतलब ऐसे हो जाएगी लाइट बेंड। समझ रहे हो ना? आंख को उधर कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी ये वाला लाइन क्लियर सबको? ठीक है, एक दूसरा बनाते हैं। ये गई रे, अगेन ये नॉर्मल, ठीक है, और अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ठीक है, तो मतलब यहां पे बेंड नहीं हुई है लाइट। और अब मुझे मतलब ऑब्जर्वर को क्या लगा कि ये दोनों लाइट कहां से आ रही है, इधर से। देख सकते हो, इतना समझ में आ गया ना। अब ध्यान देना, जब इसको अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, दोनों ऐसा लगेगा कि ऑब्जर्वर को कि वो दोनों यहां से आ रही है। तो एक्चुअली में वो पेंसिल का पॉइंट यहां पे है, बट हमें वो यहां दिखेगा। तो वो एक्चुअली में पूरा इमेज आपको ऐसा दिखने वाला है, ऐसे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जितना पार्ट डिप्ड है ना, उतना पार्ट आपको एक्चुअली थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। उठा हुआ दिखेगा मतलब वो बेंड दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल अंदर टूट गई है। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ वाला। ठीक है, जो हम ऐसा, हमको ऐसा क्यों अपीयर होता है, वो उसका कारण है रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट जब वहां से वहां एयर में आई ना, तो वो बेंड होते हुए आई। पर हम तो स्ट्रेट ही देखेंगे ना, हम थोड़ा ऐसा देख पाएंगे, हमको तो स्ट्रेट ही देखना है। तो हम जब स्ट्रेट देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, तो एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो देखो, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखना एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, a pencil emerged, a pencil emerged partly in water, partly in water, उसका आधा हिस्सा वाटर के अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। partly in water appears to be bent, appears to be bent, appears to be bent। ठीक है, सेकंड, अच्छा इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ फिर से बनाना, मेरे साथ बनाते चलना, थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ? हाँ, क्या? ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊं क्या? आप लोग मत करो ऊंचे अच्छे को। ये दोनों के लिए बोल रहे हैं, एक ही पॉइंट से दो
लाइट रे निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे अपन रे डायग्राम बनाते थे ना, हम एक ही पॉइंट से 2 रे लेते थे। यहाँ पे 2 रे लिया मैंने, ये पहला इंसिडेंट रे उसी पॉइंट से, ये दूसरा इंसिडेंट रे उसी पॉइंट से, ये उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है। आप जब इन दोनों को पीछे मीट कराओगे ना, तो दे विल मीट एट दिस पॉइंट। तो एक्चुअली ये पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, ऐसे इतने पूरे पेंसिल का आपको पॉइंट उठा हुआ दिखेगा थोड़ा ऊपर। तो अल्टीमेटली आप ऐसे बता सकते हो कि ये आपका जो पेंसिल है थोड़ा सा पेंड दिखेगा ऐसे, ठीक है। आ रहा है समझ में? डन। चलो सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एन ink dot, an ink dot marked on a sheet of paper, on a sheet of paper appears to be raised, appears to be raised, appears to be raised। ठीक है, इसको समझना क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक इंक का डॉट है, ठीक है, दिस वन, और इसके ऊपर ना मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास रख दिया। रेक्टेंगुलर ग्लास समझते हैं ना, है ना, इतना मोटा, मान लो इतना मोटा ग्लास है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे, राइट। और यहां से हम इस इंक के डॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगेन देखो, यहां से लाइट रे आपकी जाएगी ग्लास से एयर में, अगेन बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये दूसरी लाइट रे गई, अगेन बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिख रहा है। पर जब आप इन दोनों को पीछे मीट कराओगे ना, इसको लाओ पीछे ऐसे और इसके पीछे ऐसे लेके आओ, यू विल फाइंड कि ये डॉट आपको यहां पे दिख रहा है रेज्ड। एक्चुअली में डॉट नीचे है ना पेपर के ऊपर, पर आपने यदि ग्लास को नीचे रखा है तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर रेज होता हुआ दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको ही बना लो। ठीक है, ये जो दो रिफ्रैक्टेड है ना, इसी को स्ट्रेट पीछे लेके आना, तो यू विल फाइंड कि वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये इस डॉट, इंक डॉट का रेज्ड पोजीशन है। एम आई क्लियर? ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ये इंक डॉट है। ऊपर आ रहा है ऐसे, साइड नहीं हो जाएगा, उसी के ऊपर बनाना ना इमेज, नहीं तो गड़बड़ है ना, समझ रहे हो ना। उसी हाइट पे वो ऊपर आया है ना, मतलब उसी लाइन में वो ऊपर आया है। ऐसा नहीं कि यहां बना दिए या यहां बना दिया, ऐसा नहीं। हो गया सबका, है ना। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड एंड लास्ट, अ लेमन, अ लेमन, थर्ड पॉइंट,
a lemon kept in water, a lemon kept in water in a beaker, appears bigger. ये ऑब्जर्व किए कभी? नहीं किए तो आज जाए करना. appears bigger. कांच का ग्लास लेना, पानी भरना, उसके ऊपर अंदर एक नींबू डाल देना, तो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा. ये इंग्लिश में पहले लिख के पूछा था तो समझ में नहीं आया था क्या? फिर जब मैंने बताया हिंदी में ग्लास के अंदर पानी डाल के नींबू डालना, यस सर यस सर यस सर, ये वही तो लिखा है इंग्लिश में. कैसे करते हो आप लोग? A lemon kept in water in a beaker appears bigger than its actual size. और भाई साहब तो गन्ने तक पहुंच गए. Then its actual size when viewed from the sides. When viewed from sides. ये मैं सोच रहा हूँ उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है ना. आप निकालोगे तो वो उतना ही रहेगा जितना था. ऑस्मोसिस समझ रहे हो ना? एंडो ऑस्मोसिस नहीं हुआ है उसमें कि पानी अंदर घुस गया तो वो खुल गया, नहीं, वहां रिफ्रैक्शन हो रहा है. समझ रहे हो ना? ठीक है, डन. चलो, नहीं जरूरत नहीं है. क्या बनाओगे उसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना. नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. जैसे रिफ्लेक्शन में सबसे पहले प्लेन मिरर पड़े थे ना. हाँ, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? कैसी बनाता है प्लेन मिरर इमेज? सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड. ये प्रॉपर्टी थी ना उसके इमेज की. तो पहले प्लेन मिरर पड़े थे, फिर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव में आए थे. वैसे ही यहाँ पे पहले प्लेन वाला लेंस पड़ेंगे जिसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं. एक कांच का टुकड़ा बस. ठीक है, जैसे वो टेबल में ऊपर लगा देते हैं ना ग्लास, आपके डाइनिंग टेबल में होता है, उसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलेंगे. उसकी कुछ थिकनेस होती है. ठीक है, तो एक्चुअली दैट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लुक्स लाइक दिस. ये रहा आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, जिसके दो साइड आपको ऊपर और नीचे वाले दिख रहे हैं, और ये थिकनेस है उसकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की. तो इसमें एक्चुअली 2 बार रिफ्रैक्शन होता है. कितने बार होगा? 2 बार. एक बार एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर. समझ रहे हैं ना? तो जब पहले ऊपर वाला रिफ्रैक्शन की बात करते हैं. अच्छा, ये एयर है ना, तो इसको मैं Na लिख सकता हूं. Na रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि 1 ही आएगा. ठीक है, पर Na लिख के चलते हैं. ठीक है, इसको Ng लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर. कुछ नहीं है तो एयर. ठीक है, और अगेन नीचे तो एयर है तो वापस से Na. यहां तक क्लियर है? ठीक है, पहला रे आया, इंसिडेंट किया आपके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में. दिस इज इंसिडेंट रे. यहां से हमने बनाया नॉर्मल, राइट? कैसा होगा, टुवर्ड्स या अवे? सोच समझ के, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये आपका हो गया ऐसा कुछ बेंडिंग होगा ऐसा. ये हो गया पहला रिफ्रैक्शन. दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. याद रख, ठीक है. नेक्स्ट, यहां आने के बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा, आया ना? और अब कैसा बेंडिंग होगा? अवे, क्योंकि अब डेंसर टू रेयरर होगा. आप तो समझ रहे हैं? तो कैसा होगा बेंडिंग? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर है? तो इस वाले को भी एंगल में एक नाम देते हैं. इसको अपन R1 दे देते हैं. इसको मैं R2 देने वाला हूं. ठीक है, नाम R2. और इसको मैं नाम दे रहा हूं E, क्योंकि लाइट इमर्ज हो रही है ना. इमर्ज का मतलब समझते हैं? एंटर करना और फिर बाहर निकलने को इमर्ज बोलते हैं. तो इसको नाम देंगे इमर्जेंट रे. क्या बोलेंगे इसको? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वाज रिफ्रैक्टेड रे व्हिच इज अगेन रिफ्रैक्टेड एंड द लाइट फाइनली कम्स आउट. तो उसको कहेंगे हम
इमर्जेंट रे। नाम दे देता हूं मैं, चलो उसको नाम देते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो ए बी इज द इंसिडेंट रे, बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड सी डी इज द इमर्जेंट रे। क्लियर है? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मीडियम में, पहले और दूसरे मीडियम के इंटरफेस में, जहां लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। देन यहां पे अगेन बेंडिंग होने वाली है लाइट, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला अगेन एक एंगल ऑफ इंसिडेंसी है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। इसको अपन ने नाम बस अलग दे दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाम क्या हो जाएगा इसका? एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाम इमर्जेंट रे है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट रे थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे थी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो अब अगर आप इस लाइट को एक्सटेंड करते, ये वाली जो ओरिजिनल लाइट है ना, अगर ये नहीं होता, कौन, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहां नहीं होता, तो ये लाइट स्ट्रेट जाती ना ऐसे, आया ना, विदाउट एनी बेंडिंग। अगर ग्लास स्लैब नहीं है तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं। पर ग्लास स्लैब के कारण वो अपने पाथ से खिसक गई है, आया ना, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और उस 2 बार रिफ्रैक्शन से लाइट जो स्ट्रेट जाने वाली थी वो इतनी खिसक गई है। खिसकने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, स्लाइड। साइड, खिसकना बोल रहा हूं, साइड मतलब क्या हो गया? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? अरे अपनी जगह से खिसकना ना, मतलब डिस्प्लेस हो गया। अपन पढ़े ना अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जिंक जैसे आया तो कॉपर वहां से खिसक गया और जिंक ने जगह ले ली, राइट। और अपन मोशन में भी तो पढ़ते थे ना कि जब तक बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से कहीं और खिसकेगी नहीं तब तक अपन डिस्प्लेसमेंट 0 बोलते हैं, राइट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े ना अपन कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हुआ मतलब अपनी बॉडी उस जगह से खिसकी नहीं है, तो ये तो खिसक रही है ना लाइट, इस जगह से इस जगह खिसकी है ना, तो इसको बोलते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हाँ, इमेज किसका? इमेज अभी तो सिर्फ अपन लाइट देख रहे हैं, इमेज तो किसी का देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? बस आपकी लाइट का पाथ दिख रहा है कि कैसे जा रही है। जो ऐसे जाने वाली लाइट इस ग्लास स्लैब के कारण ऐसे खिसक गई, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये दोनों रे एक्चुअली में पैरेलल होती हैं, वो हम प्रूव करेंगे। कौन सी दोनों रे? एक इमर्जेंट रे और दूसरी क्या है? ये इंसिडेंट रे। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हम प्रूव करेंगे। दिखने में तो दिख रही है पैरेलल, बट अपन इसको प्रूव भी करेंगे कुछ मैथ्स का थ्योरम यूज करके। आप लोग पढ़े ना, अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसका कन्वर्स भी होता है। अगर 2 लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो 2 लाइन पैरेलल है, ऐसा भी तो बोलते हो ना। कन्वर्स थ्योरम पढ़े हो ना आप लोग? अरे हाँ, है ना। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ये 2 लाइन पैरेलल है। उल्टा भी ट्रू है ना। तो वही हम यहां पे प्रूव करेंगे कि एंगल आई और एंगल ई बराबर है। अगर ऐसा हम कर दिए ना कि एंगल आई और एंगल ई बराबर है, देन इट विल बी प्रूव्ड कि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। समझ रहे हो? ठीक है। तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। इस ग्लास स्लैब को भी एक नाम दे देना, लेट्स टेक PQRS। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। लिखना, PQRS इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पहले लिख लो थोड़ा सा, फिर डायग्राम बनाना, फिर प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, PQRS इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लिखना जसदीप, PQRS is a rectangular glass slab, rectangular glass slab on which an incident ray, on which an incident ray AB नाम दिए ना अपन, इंसिडेंट रे AB falls on interface PQ
falls on interface PQ at point B. Point B आपका point of incidence है, at point B. Clear है? आगे. Here the ray propagates from. Here the ray propagates from here the ray propagates from air to glass. Here the ray propagates from air to glass, right? Glass to air तो बाद वाले में है ना, air to glass, and therefore refraction takes place, and therefore refraction takes place. BC is the refracted ray. Next line में BC is the refracted ray. यहां पे बेंडिंग कैसी है? टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, यहां तक क्लियर है? डायग्राम बनाओ पहले. ये NaNgNa लिखना आप लोग, ठीक है? मैं जैसे तो बता रहा हूं, फटाफट बनाते चलो. वैसे आप लोग पहले PQRS बना लिए, एक रेक्टेंगल बना लो PQRS. थोड़ा अच्छा खासा उसका थिकनेस देना, एकदम छोटा छोटा मत बनाना ना, थोड़ा. हाँ ठीक, 4-5 लाइन थोड़ा उसको बनाओ, ठीक है? क्योंकि अंदर रिफ्रैक्शन कराना ना एक बार और, ऐसा ना हो कि लाइट अंदर घुसते साथ खत्म होगी. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको कुछ जगह तो दो अंदर ट्रैवल करने के लिए. हाँ, बना लिए सब रेक्टेंगल PQRS. अब एक इंसिडेंट रे बनाओ AB नाम का एक इंसिडेंट रे बनाओ, और B पॉइंट से एक डॉटेड लाइन बना दो, दैट विल बी द नॉर्मल. और इस वाले एंगल को एंगल I नाम दे दो. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन बनाओ AB, थोड़ा इंक्लाइंड रहे, हाँ ठीक है, और उसी B पॉइंट से एक 90 डिग्री पे डॉटेड लाइन बना दो, दैट विल बी द नॉर्मल. और एंगल मार्क कर देना एंगल I, और नाम भी दे दो रे का AB, और एरो लगाना मत भूलना. डन यहां तक? अब सेकेंड रे बना लो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हुए, जिसका नाम देना है BC. ठीक है, अगेन C पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाओ, और अब बेंडिंग कराना अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नाम दे दो CD, इसको एंगल E, ये R1 R2. एरोज लगाना मत भूलना, एक एरो इंसिडेंट रे में लगेगा, एक एरो रिफ्रैक्टेड रे में, और एक एरो लास्ट वाली इमर्जिंग रे में. डन. इसके बाद इंसिडेंट रे को ना एक स्केल रख के इंसिडेंट रे को बस पीछे एक्सटेंड कर दो स्ट्रेट, पर डॉटेड लाइन से करना. डॉटेड लाइंस हमारी क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस, जो रियल में नहीं होती ना, उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं. तो इसको स्केल लेकर के ये स्ट्रेट पीछे ले आओ, और इन दोनों के बीच के गैप को नाम दे देना लेटरल डिस्प्लेसमेंट. उसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं. लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. डायग्राम सबको क्लियर है? पक्का? डन. अब हम पहले ना इस इंटरफेस में स्नेल्स लॉ लगाएंगे. स्नेल्स लॉ अपन ने आज पढ़ा ना, उसको लगाते हैं. देखो नीचे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, according to Snell's law, according to Snell's law, according to Snell's law, कैसे लिखूंगा मैं स्नेल्स लॉ? पहले वाले के लिए
कोई ट्राई करेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? फर्स्ट वाले के लिए स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे? क्या था हमारा वो? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल विच द रे इज मेकिंग इन दैट। ओ हाँ, बोलो, ऐसा हाथ उठाएंगे, बोलो चलो अब। इसके लिए स्नेल्स लॉ बोलो ना। स्नेल्स लॉ में क्या करते हैं अपन? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल। यानी कि साइन, पहले एन ए लिख लेता हूं, ठीक है? पहले क्या लिखूंगा मैं? एन ए साइन आई। आया ना? समझ में आया सबको कैसे आया एन ए साइन आई? ये बराबर होगा किसके? एन जी साइन आर वन। R1 R2 दियो उसको नाम। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैंने इस रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लिख दिया ना, सही है? स्नेल्स लॉ ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग इन दैट मीडियम विद द नॉर्मल, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग इन दैट मीडियम विद द नॉर्मल। एम आई क्लियर? डन? यहां तक हो गया? चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना। अच्छा, यहां पे क्या क्या चीज है सब? Na क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। Ng क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बाकी आई और R1 तो आपने मेंशन कर ही दिया है। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है यहां तक? अरे हाँ है ना? है ना? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़े। अब यही रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से सुनेंगे, यही रिफ्रैक्टेड रे अगले वाले इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे है। आया ना? अगला वाला इंटरफेस कौन सा है? RS या SR बोल लो। इसको आपने PQ बोला था ना, तो एक बार रिफ्रैक्शन PQ में हुआ, अगला रिफ्रैक्शन क्या होने वाला है? SR बाउंड्री में, SR इंटरफेस में। ठीक है, चलो लिखना नीचे। द रिफ्रैक्टेड रे BC, द रिफ्रैक्टेड रे BC, the refracted ray BC acts as incident ray, acts as incident ray for interface SR, for interface SR, for interface SR। ठीक है, for interface SR। तो सब here again refraction takes place from glass to air। Here the refraction takes place, here the refraction takes place from glass to air। ठीक है, इसलिए भी स्नेल्स लॉ लिखे। अब कौन बताएगा स्नेल्स लॉ या इंटरफेस का? अब बता लोगे कनिष्का? अब बताओ स्नेल्स लॉ इस वाले इंटरफेस का। अगेन एक सेकेंड, अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। हाँ बोलो। एन जी साइन R2 एन ए ई। क्या बोलते हैं सब? सही है? इस वाले मीडियम में एंगल क्या बन रहा है? R2, और इस वाले मीडियम में एंगल क्या बन रहा है? E। तो एन जी इंटू साइन R2 इज इक्वल्स टू एन ए इंटू साइन ई। सबको समझ में आ रहा है जैसी? क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना। क्लियर है?
याद तक हो गया सबका? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज में वापस दोनों लिखता हूं ना। पहला हमने लिखा था एन ए साइन आई इज इक्वल्स टू एन जी साइन R1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है। आप लोग वापस में लिखना, आप लोग के तो उसी पेज में लिखा हुआ है ना, मैं वापस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नेक्स्ट पेज में आ गया हूं मैं। एन जी साइन R2 इज इक्वल्स टू एन ए साइन ई, ये है सबका फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। हाँ, अब ध्यान देना, जो वो R1 R2 एंगल बना है वो किस तरीके का एंगल है। एक आपका R1 बना हुआ है कुछ ऐसा, ये R1 था ना, और R2 कैसा बना हुआ है, ये ना R1 R2, आप लोग देखो अपने डायग्राम में, R1 R2 कुछ इसी फैशन में है, राइट। ये दोनों नॉर्मल लाइंस है ना, अगर आप एक प्लेन में दो 90 डिग्री की लाइन खींचते हो तो वो तो आपस में पैरेलल है ना, है ना। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो R1 R2 इक्वल नहीं होंगे क्या? कैसे इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ रहे हैं ना। तो नीचे लाइन में लिखना, बट R1 इज इक्वल्स टू R2, नेक्स्ट लाइन में, बट R1 is equals to R2 because glass slab is rectangle, because glass slab is rectangle, and therefore the two normals are parallel, and therefore the two normals are parallel. एक नॉर्मल हमने ऊपर बनाई थी, दूसरी नॉर्मल नीचे बनाई थी, ये दोनों एक दूसरे से कैसी हैं? पैरेलल। The two normals are parallel, comma R1 and R2 are interior, alternate interior angles. R1 and R2 are alternate interior angles. ज्यादा क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा टू को मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान देना ना। इस R2 की जगह R1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि R1 R2 तो बराबर है, लिख सकता हूं। तो इक्वेशन 2 को मैं फिर से लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 कैन बी रीरिटन एज NG sin R1 is equals to NA sin E, लिख सकते हैं, है ना। इस R2 की जगह मैंने R1 कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान देना, यही वाला सेम टर्म ना इक्वेशन 1 में भी है, देखो है, ये दोनों है ना सेम। अब अगर आप 1 और 3 को कंपेयर करो, अच्छा एक चीज समझ में आती है आप लोग को, देखो अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A भी तो C के बराबर हुआ ना, फिर ये पता है ना, अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A और C भी बराबर हुए, है ना। वैसे ही यहां पे भी हो रहा, देखो ये दोनों बराबर है, NG sin R1 इज इक्वल टू NA sin I, और NG sin R1 NA sin E के बराबर भी है, तो आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C कर सकते हैं। तो लिखना नेक्स्ट लाइन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, from equation 1 and 3, from equation 1 and 3, NA sin I is equals to NA sin E. NA sin I is equals to NA sin E. ठीक है, NA कैंसिल हो गया दोनों साइड में, आया क्या आपके पास, साइन I बराबर साइन E। दो एंगल्स का साइन अगर इक्वल है मतलब वो दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि हर एंगल की साइन की वैल्यू अलग होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो साइन, एक मिनट यहां सुनना, साइन 0 0 होता है, सब सुन रहे हो, साइन 0 0 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। बाकी अब 0 से 90 डिग्री में जितने भी एंगल्स है ना, उन सब की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 1/2, √3/2, 1/√2, ये सब
0 से 1 के बीच में लाई करते हैं वैल्यूज। तो साइन की 0 पे 0 वैल्यू होती है और साइन 90 की 1 वैल्यू होती है। बाकी सब एंगल की अलग अलग वैल्यूज होती हैं इसी रेंज में, 0 से 1 वाली रेंज में। और अगर कोई दो साइन का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों एंगल सेम होंगे। Am I clear? तो यहां से हम लास्ट में लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल। ऐसा नहीं करना कि साइन साइन कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? साइन साइन कैंसिल नहीं हो रहा है, पर अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एंगल की साइन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो दोनों एंगल ही सेम है। Am I clear? मतलब आपने मान लो साइन 30 डिग्री आपने निकाला, साइन 30 डिग्री, उन्होंने भी साइन कुछ निकाला, पर दोनों का जो वैल्यू आ रहा है ना वो हाफ आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने भी 30 डिग्री का ही निकाला होगा। एंगल सेम होंगे तभी वैल्यू सेम हो सकती है, एंगल सेम होंगे तभी वैल्यू सेम हो सकती है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, ओके, लिख रहे सब यहां तक? नीचे लाइन में लास्ट टाइम लिखना, दिस शोज दैट incident ray and emergent rays are parallel. Incident ray and emergent ray are parallel. एंगल ई का कहीं नाम लिख लेना, एंगल ई क्या है आपका? एंगल ऑफ इमर्जेंस ना। ठीक, डायग्राम में आप लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट में मार्क किए हो ना, एरो लगा के डी, उसके लिए भी एक लाइन लिख लेते हैं, नीचे लिखो, दो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल, दो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल, दो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल to incident ray, but the emergent ray is displaced sideways. थोड़ी डिस्प्लेस हो गई ना, वो डिस्प्लेस्ड sideways. This displacement is called lateral displacement. This displacement is called lateral displacement. ठीक है, तो इतना आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। नेक्स्ट क्लास से हम ना लेंस, स्फेरिकल लेंस चालू करेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो हम पहनते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।